पुरुष भोजन बनाने चला गया आग्नेय कोण के किचन में और लगातार पुरुष भोजन बना रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उस घर में पाइल्स का रोगी होगा। आप देखिए, कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया तो घर में किसी को कैंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत बुरा है। जिन लोगों की कुंडलियों में नौकरी है, उनकी कुंडलियों में राजयोग नहीं है। आपने प्रश्न किया कि वास्तु के साथ हम क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं। वास्तु का सबसे प्रथम सूत्र जो भगवान विश्वकर्मा ने दिया है, वो कहते हैं कि वास्तु का मूल सौंदर्य है। अगर कोई चीज़ सुंदर लग रही है, जैसे हम लोग जब बचपन में अंग्रेजी के विद्यार्थी थे तो ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता था, तो हम लोग ट्रांसलेशन कहते थे, देखते सुंदर लग रहा है कि नहीं, बोलने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर बोलने में ठीक लग रहा है, इसका मतलब कि ट्रांसलेशन ठीक है जी। तो अगर सौंदर्य बोध आपके कमरे में, आपके घर में, आपके ऑफिस में एस्थेटिक सेंस डेवलप हो रहा है, आपको वहाँ पर ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये वास्तु ठीक दिशा में है। ठीक है, आप किसी घर में गए, बड़ा अच्छा काम करने गए थे, वहाँ एक निरुत्साह का भाव है, एक वैमनस्यता का भाव है, अब वहाँ का वास्तु ठीक नहीं है। ग्रहों का वास्तु के साथ जो संबंध है, इसके लिए दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं के अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसे आप आग्नेय कोण कहते हैं, वो शुक्र की दिशा है। अब देखिए, जैसे आजकल वास्तु का जोर है, लोग कहते हैं आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। जैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, घर में हमारे किचन होता है। ठीक, उसी आग्नेय कोण के किचन में अगर स्त्री भोजन बनाएगी, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। पुरुष भोजन बनाने चला गया आग्नेय कोण के किचन में और लगातार पुरुष भोजन बना रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उस घर में पाइल्स का रोगी होगा। आप देखिएगा, कारण स्त्री शुक्र है और पुरुष मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना कि मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। तो मार्स वाले कोण में जब खाना बनाएगा, तो एक तो वो भोजन में रस नहीं होगा, उस भोजन में कभी तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी ना कभी। स्त्री भोजन बनाएगी तो वहाँ मधुरता होगा। तो वास्तु को, ज्योतिष को समझना चाहिए। और जैसे हम मेडिसिन पे, डॉक्टर्स पे, कंसल्टेंसी पे, मैं देखता हूँ कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो ज्योतिषी के पास नहीं जाते। ये एक बड़ी गड़बड़ बात है। ये बात ये है कि हम आदत में पश्चिम को स्वीकार कर रहे हैं और पूरब का नकार कर रहे हैं। पूरब का जो विज्ञान है, मैं कहता हूँ सामान्य से सामान्य ज्योतिषी, उसके पास व्यक्ति जाएगा तो आत्महत्या से बचेगा। वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए भाव आएगा, यार ठग लिया इसने, 11,000 रुपये ले लिया, इसको समझाऊंगा मैं। उसके समझाने के चक्कर में वो जिंदा रहेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा। साइकोलॉजिस्ट के पास आप जैसे ही जाते हैं, तो आपको एक फीलिंग ये आ जाती है कि यार मेरे अंदर कुछ भारी गड़बड़ है, मेरे मनोविज्ञान में गड़बड़ी है। ज्योतिषी के पास जब आप जाते हैं, तो आपको ये भाव नहीं आता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी, मेरे ग्रहों में कुछ गड़बड़ी है। तो उस भाव में अब आप अपने आप को दोष नहीं देते हैं। मैं गुड़गांव में एक बहुत बड़े व्यवसायिक घराने में गया उनका वास्तु करने के लिए। तो उनका लड़का था, यूपीएससी का कैंडिडेट था, वो 2-3 बार इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं वास्तु कर रहा था, वो लड़के की मदर से बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि भाई ये चीज़, कमरा यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ कलर ऐसा। अब वो लड़का आया, बोला मम्मी देखो मैं कह रहा था ना, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्योतिष अगर आपको स्केपिस्ट बनाता है, स्केपिज्म की तरफ ले जाता है, तो उसमें भी आप बहुत जगह से बच जाते हैं। आप आत्महत्या से बच जाते हैं, आप आत्महंता योग से बच जाते हैं। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने अभी पिछले साल अपना घर बनाया, तो उसमें हमसे शायद वास्तु के अनुसार, अब आप ज़्यादा जानते हैं, एक पंडित जी आए तो उन्होंने देखा तो बताया कि आपने जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वो आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है, और वास्तु के अनुसार शायद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए इसमें तो उन्होंने जो
बेसिकली जो मुझे लगा कि ये क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि पूरा तोड़ दीजिए और दोबारा बनाइए। अब ऐसी स्थिति में जब घर बन चुका है, तोड़ के दोबारा बनाना कितना संभव लगता है, और अगर उसको कुछ ठीक करने का उपाय है तो ये क्या? ज्योतिष और वास्तु में ना एक अच्छी बात यह है कि हर खराब से खराब कॉम्बिनेशन, हर खराब से खराब इस्टेब्लिशमेंट के लिए उपाय ज़रूर है। अब जैसे आजकल कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया तो घर में किसी को कैंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसे तोड़ने की ही ज़रूरत है। जैसे हर एक व्यक्ति अलग होता है, वैसे ही हर एक वास्तुमंडल भी अलग होता है, और वहाँ पे यूनिवर्सल स्ट्रक्चरिज्म नहीं चलता है। वहाँ पे उस वास्तुमंडल को समझते हुए उसकी ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सकता है। उसके लिए कई तरह के यंत्र आते हैं, कुछ कलर कॉम्बिनेशन, कुछ हैवी मटेरियल्स का शिफ्टिंग, इस तरीके से उसको बैलेंस किया जा सकता है। अल्टीमेट जो वास्तु का जोर है वो एनर्जी इक्विलिब्रियम, इनपुट आउटपुट, इनफ्लो आउटफ्लो का बैलेंस, और एस्थेटिक्स। जितना सुंदर घर है उसका वास्तु उतना अच्छा है, ऐसा मान। कुल मिलाकर मैं ये समझना चाहूँगा कि जो ये सारा ज्ञान है, ये जैसा आप बता रहे थे जब हमारी बातचीत हो रही थी कि ये ऐसा कोई एक जगह नहीं है कि सब एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया गया हो। इसमें कुछ न्यूमरोलॉजी है, कुछ पामिस्ट्री है, कुछ अपना ज्योतिष का ग्रहों नक्षत्रों की जो दशाएं हैं उनको देखकर, और भी जितनी चीज़ें हैं उनको मिलाकर देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी विधाएं क्या हैं, और इनको एक व्यक्ति, अगर मान लीजिए मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ इस चीज़ में, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ? ठीक बात है। ये जहाँ तक सीखने की बात है ज्योतिष के बारे में एक स्टेटमेंट आता है अक्सर, और वो बहुत सच स्टेटमेंट है कि ज्योतिषी बनते नहीं हैं, ज्योतिषी पैदा होते हैं। ये 5th और 8th हाउस से जुड़ी हुई विद्या है, गूढ़ विद्या है, कूट भाषाओं में रचित है। इसको समझने के लिए जो मन मस्तिष्क चाहिए वो थोड़ा सा साधारण से हटके चाहिए। दूसरा कि इस विद्या की गूढ़ बातों को कभी भी बहुत प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, सबको अवेलेबल नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए हम बहुत जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत सरल बातें हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं। ज्योतिष उपवेद है जी। वेदांग है, इसे गुरु परंपरा से ही सीखना चाहिए। ये जितने भी ज्योतिषी हैं जो इंटरनेट से पढ़ के ज्योतिषी हो गए, कोई स्टेशन पे बिकने वाली कीरो की किताब ले आया, 1 महीने में ज्योतिषी कैसे बने वो वाली किताब ले आया, वो पढ़ के 1 महीने बाद प्रेडिक्शन करने लगा, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और जिस जातक को वो सलाह दे रहे हैं उसका भी नुकसान कर रहे हैं। यह ब्रह्म विद्या है। ज्योतिष का प्रथम उद्देश्य आत्मकल्याण है। ज्योतिषी का स्वयं का आत्मकल्याण। वह ये समझे कि पूर्व जन्मों में क्या पेंडिंग कर्मा रह रहे, उसके अनुसार आचरण करे और मोक्ष मार्ग का पथिक बने। ये ज्योतिष का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है मुहूर्त का ज्ञान। हमें नया वाहन लेना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, हमें कोई अनुष्ठान करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका ज्ञान ये ज्योतिष का द्वितीय उद्देश्य है। तृतीय उद्देश्य है ग्रह शांति। ग्रह जो है वो स्वयं ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन है, उनको ईश्वर का, देवता का दर्जा दिया गया है, उनके निमित्त शांति कर्म किया जाए। चौथा उद्देश्य ये है कि वो जो जातक प्रश्न करने आया है हमसे, हमें उसके कुल, उसकी आयु और उसके धर्म, इन तीनों की रक्षा का भी उत्तरदायित्व उस ज्योतिषी पर है। हमें उसको वो चीज़ नहीं बतानी है कि कल से उसके घर में पैसे आने लगे, हमें उसको वो चीज़ बतानी है जिससे कि उसका चतुर्थिक कल्याण हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों में प्रगति। ये ज्योतिष का उद्देश्य है। तो जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं सबसे पहले तो वो संस्कृत सीखें, क्योंकि ज्योतिष के सभी मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो जो बेसिक रस है, जो एलिमेंट है, वो गायब हो जाता है। अनुवाद से भी सीखा जा सकता है लेकिन मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले संस्कृत सीखें। दूसरा कि जो ज्योतिष सीखना चाहता है
उसको पहले गायत्री मंत्र में दीक्षित होना चाहिए। यानी अगर हिंदू है तो उसका यज्ञोपवीत हो और फिर वो गायत्री मंत्र का जप करे, क्योंकि सविता की शक्ति से ही ज्योतिष का प्रकाश आता है। सविता सूर्य को कहते हैं। दूसरा कि ज्योतिषी की दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। वो सूर्य के साथ उठे, यह बहुत आवश्यक है। संध्या करे, स्वयं भी अपने आय का एक अंश दान करे। केवल धन लाभ के लिए ज्योतिष न करे। आजकल तो 2 कामों के लिए ज्योतिष किया जाता है कि एक तो धन का लाभ हो जाए और दूसरा हमारा कुछ प्रभाव हो जाए। कुछ लोग इसे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2-4 IAS और मिनिस्टर हमको जान गए, इस चक्कर में ज्योतिष करते हैं। वो चीज़ें गड़बड़ है। आपने ये प्रश्न किया कि ज्योतिष सीख करके उसको हम समाज में किस तरीके से लोगों को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। एक तरीका ये है कि पुरुषार्थ को पूरा समर्थन करना। जैसे मैंने देखा ज्योतिष में, ज्योतिषी खुद भी बहुत भाग्यवादी हो जाते हैं और वो जिनको सलाह दे रहे हैं वो उनको भी बहुत भाग्यवादी बना देते हैं। ज्योतिष एस्केपिज्म नहीं है, ये भाग्यवाद नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने बहुत सीधे रूप से ये कह दिया कि हम लोग UPSC की जर्नी में थे, तो बहुत सीधे तरीके से कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप देख लेना। मतलब उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज भी एक तरीके से किया कि ये नहीं हो पाएगा। या कई बार मैं बहुत सारे और भी जो मित्र हैं या परिवारजन हैं, उनसे जब बातचीत कुछ किसी की होती है, जिनको मैं कहूँगा कि वो लोग शायद उतने बड़े नाम नहीं हैं, जो आप बगलगीर या ऐसे आप कह सकते हैं, तो वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं या कुछ अपनी इंट्यूशन से बताते हैं कि नहीं आप ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपको दूसरी दिशा में जाना चाहिए। तो क्या जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी बड़ी सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं या ऐसे लोग जो बहुत यशस्वी हैं, ऐसे लोगों में कुछ कॉमन फैक्टर्स पाए जाते हैं जो आपने देखे हैं, अपनी समझ से आपने देखे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये समझे कि नौकरी होती है, वो चाहे IAS हो IPS हो। जिन लोगों की कुंडलियों में नौकरी है उनकी कुंडलियों में राजयोग नहीं। हमें आपको लगता है कि IAS होना कोई बहुत बड़ी बात है, दरअसल वो है नौकरी। राजयोग वाला व्यक्ति नौकरियों में सफल नहीं हो पाता। मैंने अपने अनुभव में राजयोग किनकी कुंडलियों में देखे, जिनको इजी मनी मिल रही है और जिनके पास एक शानदार लाइफस्टाइल। जैसे मैंने अभी विगत वर्षों में 180 कथावाचकों की कुंडलियों का डेटाबेस बनाया 2010 से 2024 के बीच में, जो बड़े महत्वपूर्ण कथावाचक हैं। ये लोग आए हमारे पास किसी तरह से, इनकी कुंडलियाँ इकट्ठी हुई। मैंने देखा कि इन सभी की कुंडलियों में कोई ना कोई पंच महापुरुष राजयोग। अब इनका राजयोग देखिए, बैठे हुए हैं राजा की तरह सिंहासन पर, सब जनता नीचे ज़मीन पर बैठी हुई हो रही। अब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं कुमड़ा लौकी बतिया, उसको श्रद्धा के साथ सुना जा रहा है। भयंकर लाइफस्टाइल, इधर से हेलीकॉप्टर, इधर से चार्टर्ड प्लेन, अकूत पैसा। वास्तविक राजयोग तो ये है, नौकरी राजयोग नहीं है। जिन लोगों की कुंडलियों में छठा भाव विशेष रूप से सक्रिय है, वो लोग बड़ी नौकरियों में पहुंचते हैं। अगर 100 IAS की जन्म पत्रिका आप देखेंगे तो उनकी कुंडलियों में एक चीज़ नज़र आएगी कि जो षष्ठेश है, 6th लॉर्ड है, या जो 6th लॉर्ड का नक्षत्र है, उस नक्षत्र का जो अधिपति है वो केंद्र में बली होकर के बैठा हुआ है। ये लोग IAS बनते हैं। हमारे समाज में धन तो बहुत लेट से आया है, या अगर आप देखेंगे पहले तो सर्वाइवल तक की बात रहा करती रही होगी, संचयन का इतना वो नहीं था। तो क्या ये जो जिन लोगों को धन मिलता है, ये भी कुछ कुंडली का ही योग है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, धन को लेकर के भारत में एक पिछले 1000-1500 वर्षों में एक मिसकॉन्सेप्शन चला कि धन हाथ का मैल है, इसकी बड़ी आवश्यकता नहीं है, और पीछे मस्तिष्क में चल भी रहा है उसका चिंतन कि धन होना चाहिए। दरअसल धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी की हमको प्रतिष्ठा करनी चाहिए। खूब धन कमाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन नैतिक तरीके से। और धन उनके पास आता है जिनकी कुंडलियों में अच्छे योग होते हैं। देखिए, वास्तव में है क्या, पीछे हमने कहा कि विनिमय के, एक्सचेंज के 3 बड़े मीडियम हैं। एक पैसा, दूसरा फूड और तीसरा सेक्स।
इन 3 एक्सचेंज मीडियम्स की बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे हमारे मानवीय जीवन में, उसको हम लोग थोड़ा देर से समझना शुरू करते। दूसरा कि जो आपने पूछा कि क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड है और भाग्य, दरअसल जीवन की जो गाड़ी है इसके 2 पहिए हैं। एक पहिए का नाम है भाग्य या प्रारब्ध और एक पहिए का नाम है कर्म। अगर आपके भाग्य में है और आपने वो कर्म नहीं किया तो भी नहीं मिलेगा, और कर्म कर रहे हैं भाग्य में नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। इन दोनों का संतुलन, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये भगवान राम ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। कर्म और भाग्य, इन दोनों को साधने वाला ही योगी कहलाता है। अब ज्योतिष में एक गड़बड़ है कि वो व्यक्ति भाग्यवादी हो जाते हैं, कर्म करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है ग्रह सब देंगे। ग्रह भी तभी देंगे जब कर्म आप करेंगे। तो थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये कर्म का बंधन ऐसा है कि जब मैं अवतार ले रहा हूँ, मैं स्वयं ईश्वर, मैं भी बाध्य हूँ कि कर्म करूँगा।